प्रणाम दोस्तों, आप सभी को माँ कांसर के जीएस क्लास में स्वागत है। चलिए, हमने आप कल स्वर का समापन किया था। आज उसी तरह जैसे स्वर का हमने समापन किया, उसी तरह आज व्यंजन का भी समापन करते हैं। ठीक, तो स्वर के बारे में मेरा आंकड़ा है कि आपने भली भांति जान लिया स्वर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनेंगे। ठीक, स्वर के बारे में ही आपने जान लिया, स्वर होता क्या है। ठीक, स्वर हम उसे कहते हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं या जिनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े या किसी की सहायता न लेनी पड़े, उसी को हम स्वर करते हैं। उसी तरह व्यंजन को देखेंगे दोस्तों। आज की जो आपकी टॉपिक है या आपका जो क्लास है व्यंजन पे आधारित रहेगा। और आपके जो मूलतः जितने व्यंजन हैं आपके 33, उन 33 व्यंजनों पे चर्चा होगी। उसके अलावा और भी जो आपके संयुक्त और द्विगुण मिला के जो टोटल व्यंजन होते हैं 39 को लेकर, उन पे चर्चा होगी। और आज ही हम अल्पप्राण, महाप्राण और सघोष और अघोष पे चर्चा करेंगे। फिर अगर इसको लिखाने वाली अगर बात होगी तो मैं कल इसकी परिभाषा आपको लिखा दूंगा। ठीक है, एक बात समझिएगा, यहाँ पे मैंने डाला है हेडिंग व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? सबसे पहली बात, व्यंजन क्या है यहाँ पे दिया गया है। व्यंजन क्या है, क्वेश्चन मार्क बना है, व्यंजन क्या है। तो देखिएगा व्यंजन क्या है। और व्यंजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो व्यंजन क्या है, एक बात ध्यान दीजिएगा। तो व्यंजन की जो परिभाषा होती है कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए किसी न किसी वर्ण की या किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। सीधा से कह सकते हैं कि व्यंजन एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, स्वतंत्र वर्ण नहीं है। इनको बोलने के लिए कोई न कोई वर्णों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो व्यंजन देखेंगे, जो व्यंजनों का निर्माण होता है कहीं न कहीं मूलतः स्वरों से मिलकर होता है। ठीक, अगर अपने रूप में अगर व्यंजन को लिखा जाए, अगर उसके मूल रूप में अगर लिखा जाए तो हलंत लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हलंत। ठीक है, क्या लगा देते हैं दोस्तों? तो हलंत लगा देते हैं। ठीक, और हलंत का जो निशान होता है वह इस तरह होता है। बात समझिएगा। तो व्यंजन की परिभाषा आपने सुना कि व्यंजन हम किसे कहते हैं। व्यंजन हम उसे कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए या जिनको उच्चारित करने के लिए किसी न किसी स्वर की या किसी भी वर्ण की आवश्यकता होती है, तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। या दूसरी परिभाषा कि ऐसे वर्ण जो जिनको उच्चारित करने के लिए, ठीक, वह स्वतंत्र न हो। ठीक, वह स्वतंत्र न हो, तो उसमें कहीं न कहीं उसमें किसी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। दूसरी बात, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है या स्वरों का क्या होता है, भाव रहता है, तो उसी को हम क्या कर देते हैं, व्यंजन कर देते हैं। ये 3-4 बातें आप कंठस्थ कर लीजिए कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन हम उसे कहते हैं दोस्तों। व्यंजन क्या है? तो व्यंजन किसे कहेंगे कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए क्या हो, किसी न किसी स्वर की या उच्चारित करने के लिए किसी न किसी वर्ण की आवश्यकता होती, तो उसी को हम क्या कर देते, व्यंजन कर देते हैं। अब यहाँ पे दिया है दोस्तों कि व्यंजनों की संख्या या मूल व्यंजन। तो जो व्यंजनों की जो संख्या होती है, वो व्यंजनों की संख्या होती कितनी है, 39। कितनी होती है, 39। लेकिन आपके जो मूल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 33। ठीक है, व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 39, लेकिन आपके जो मूल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 33। ठीक है, व्यंजनों की कुल संख्या अगर पूछे तो 39 हो गए, लेकिन मूल व्यंजन अगर पूछे तो आपसे कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। ठीक, दूसरी पॉइंट देखेंगे आगे, व्यंजन के भाग या व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के जो भाग हैं या प्रकार हैं, इनके 2 भाग हैं। कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों, तो 2 भाग हैं। पहला जो आपका भाग आता है वो क्या होता है, आंतरिक भाग, और दूसरा जो भाग होता है वो होता है बाह्य भाग। ठीक है, पहला आंतरिक हो गया, दूसरा बाह्य हो गया। पहला आंतरिक, जो आपके अंतः मतलब अंदर से, ठीक है, मुख के अंदर से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे आंतरिक कहते हैं। और बाह्य, जो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण प्राणत्व और घोषत्व के आधार पे हो, उसे हम बाह्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बाहरी भाग से। एक बात समझिएगा, ये जो आंतरिक है, आंतरिक भाग जो होता है वो आपके 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के? 5। लेकिन वाय भाग जो होता है वो कितने होता है? 2। ध्यान से, ठीक है। आंतरिक के 5 होते हैं, वाय के कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक प्राणत्व के आधार पे होता है, एक कोशत्व के आधार पे होता है। तो पहले हम आंतरिक को समझते हैं। आंतरिक क्या होता है? आंतरिक भाग का जो पहला भाग होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। अर्थात स्पर्श व्यंजन जो आपके क से लेके म तक जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श। अगर इसी का दूसरा नाम देखा जाए तो दूसरा नाम इसी का भैया क्या है? वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन। लेकिन इसी का तीसरा नाम देखा जाए तो इसका जो तीसरा नाम होता है उदित व्यंजन। क्या है? उदित व्यंजन। संस्कृत में इसे उदित व्यंजन भी कहते हैं। ये जो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भैया? तो 25 होती है। क से लेके म तक इनकी संख्या होती है, और क से लेके म तक जो वर्ग के रूप में होते हैं, 5-5 वर्ग के रूप में होते हैं, और उन 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 होगा। स्पर्श ही क्यों इसे कहा जाता है, ये बात जब हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजनों को लेके तब वहां पे बात होगी। ठीक है। आंतरिक भाग का जो दूसरा भाग होता है वो होता है अंतस्थ। क्या होता है? अंतअस्थ। वो अंतअस्थ जो व्यंजन होता है इनकी संख्या होती है 4। कितनी? 4। य, र, ल और व। उसके बाद भैया आपका ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। ये कौन कौन से? स, स और ह। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त में कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। आपके संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। उसके बाद आपका आता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त में आपके 2 हैं, ड, ढ। ठीक, ड, ढ। इसी का दूसरा नाम मिलता है द्विगुण व्यंजन। इसी को हम कहते हैं ताड़नजात व्यंजन, इसी को हम कहते हैं झंकृत व्यंजन, इसी को हम कहते हैं झंझित व्यंजन। ठीक है। तो इतने नाम से जाना जाता है उच्छिप्त को। ठीक, उच्छिप्त होते हैं 2, इन्हीं को हम कहते हैं झंकृत, इन्हीं को हम कहते हैं क्या? ताड़नजात, इन्हीं को हम कहते हैं झंकृत, इन्हीं को ताड़नजात, इन्हीं को द्वित्व कहते हैं, इन्हीं को द्विगुण कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं? द्विगुण। अन्य नाम से जाना जाता है। आंतरिक व्यंजन 5 भाग, वाह्य व्यंजन के 2 भाग। वाह्य भाग जो होंगे एक प्राणत्व के आधार पे होता है, दूसरा भूसत्व के आधार पे होता है। जो प्राणत्व के आधार पे होता है वो होता है आपका अल्पप्राण। क्या होता है? अल्पप्राण। और जो दूसरा होता है आपका महाप्राण। प्राणत्व के आधार पे कितने प्रकार के होंगे? 2 होंगे। भूसत्व के आधार पे कितने होंगे? 2 होंगे। प्राणत्व के आधार पे 2 कौन कौन से? एक अल्पप्राण, दूसरा आपका महाप्राण। वहीं घोषत्व के आधार पे 2 कौन कौन से? एक अघोष, दूसरा सघोष। एक अघोष, दूसरा सघोष, इसी को हम घोष भी कहते हैं। ठीक है। अगर यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हो तो मैं अभी इस भाग को अभी यहीं पे इसको छोड़ता हूँ, क्योंकि इसको अभी पूरी डिटेल में इसकी बात होगी कि प्राणत्व क्या होता है, घोषत्व क्या होता है, अल्पप्राण क्या होते हैं, अघोष क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक। अच्छा, अब मैं अगर इस आंतरिक भाग को अगर मैं पहले अगर चर्चा करूं तो आंतरिक भाग में आपने देखा कि व्यंजन, और व्यंजन में देखा कि व्यंजन हम किसे कहते हैं, व्यंजन हम उसे कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा आपने देखा कि वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी न किसी वर्ण की सहायता से होता है, या वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, या वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की भूमिका होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? व्यंजन कह देते हैं। व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 39। कितने होती है? 39। दोस्तों अगर यहीं पे अगर गिन लिया जाए, काउंट कर लिया जाए, 25, 4, 29, 4, आप देखिए 33, 33, 4, 37, 2, 39। ठीक है, गिन लीजिएगा। टोटल आपके एक कुल कितने हो जाते हैं? 39 हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे मूल व्यंजन, क्या पूछे? मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33, 25, 4, 29, 4, 33। यहीं तक आपके मूल व्यंजन होते हैं। बाकी इसके इधर ये मूल व्यंजन के रूप में नहीं होता है, क्योंकि इनका दोहराव होता है। दोहराव का मतलब अगर छ का अगर निर्माण देखेंगे संयुक्त के रूप में, तो जो छ का निर्माण होता है कैसे होता है? क जमा स से। अब देखिएगा क यहाँ भी आ रहा है और स यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो इससे जब संयुक्त का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं वे वर्ड दोबारा काउंटिंग में चले जाएंगे। इसलिए ये जो संयुक्त और उच्छिप्त जो हैं ये आपके मूल व्यंजन में नहीं आते हैं। ठीक है, बात समझिएगा, ये मूल व्यंजन में नहीं आते। मूल व्यंजन आपकी केवल यही है।
25, 4 29, 4 33। स्पर्श, अंतस्थ और उष्म, ये आपके 3 भाग ऐसे हैं जो कि आंतरिक भाग के मूल व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन कुल व्यंजन अगर पूछे तो कुल व्यंजन या व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है। ठीक, व्यंजनों के भाग 2 हो गए, आंतरिक भाग और वाह्य भाग। आंतरिक पे मैंने चर्चा कर लिया, वाह्य पे अब आंतरिक के एक एक पार्ट को हम उठा के देखेंगे। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा उष्म और चौथा संयुक्त और पांचवा उच्छिष्ट या द्विगुण। ठीक है, तो पहले हम इसको उठाते हैं स्पर्श व्यंजन। ये बातें कंठस्थ हो गई। व्यंजन क्या है, देखिए मेरी बात को आप लोग सुनिए और सुन के उसे लिखते रहिए। ठीक, व्यंजन हम उसे कहेंगे, ठीक है, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न हो, ठीक है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। या वे वर्ण जिनके उच्चारण में कहीं न कहीं किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है, या वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए कोई न कोई वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। दूसरी बात, व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजन, व्यंजनों के भाग, 2 भाग कौन कौन से, आंतरिक और वाह्य। आंतरिक के कितने, 5, वाह्य के कितने, 2। वाह्य में पहला कौन, प्राणत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे कितने, 2। औसत्व के आधार पे कितने, 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया तो किसकी, आंतरिक की। ठीक है, तो आंतरिक के अंतर्गत में देखूं तो पहला मैं था दोस्तों स्पर्श। क्या था, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श इसी का कई नाम मिलता है, इसी को स्पर्श कहेंगे, इसी को हम वर्गीय कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्गीय व्यंजन। और इसी को हम कहते हैं उदित। क्या कहते हैं, उदित। इतने नामों से इसे हम जानते हैं, उदित, वर्गीय। ठीक है, इनकी जो संख्या होती कितनी होती है, तो 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। और 25 में जो पहला आपका होता है, क्या होता है, क, दूसरा ख, तीसरा ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये आपके दोस्तों हो गए क्या, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन। इनकी संख्या हो गई 25। देखिएगा इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5, फिर इधर से गिनेगा 1 2 3 4 5। तो दोनों ओर से देखेंगे जो 5 का जो क्रम रूप आ रहा है, इधर से 5 गिनेंगे, इधर से 5 गिनेंगे, तो वर्ग की श्रेणी में आ जा रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे वर्गीय व्यंजन। ठीक, पहला जो नाम है स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपके व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन, जब इनका उच्चारण करते हैं या जब इसे उच्चारित करते हैं अपने मुख से, तो एक स्फोट के साथ बोलिएगा, एक स्फोट, स्फोट मतलब आप सीधा कह सकते विस्फोट, क्या कर सकते, विस्फोट के साथ जब बाहर आते हैं तो स्फोट, स्फोट से बन गया क्या, स्पर्श। ठीक है, स्फोट से क्या बन गया, स्पर्श, और इसीलिए हम इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ऐसे जब बोलेंगे तो एक जैसे नहीं, अंदर से जो वायु है एक स्फोट के साथ क्या कर रही, बाहर निकल रही। जब जैसे ही वो बाहर निकल रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। दूसरी बात, इनका जो उच्चारण स्थान भी कहीं कहीं देखा जाता है। कुछ लोगों ने इसकी परिभाषा स्पर्श की ये भी बताया कि ये उच्चारण स्थान के आधार पे, जैसे क और का उच्चारण स्थान कंठ से होगा, कंठ से स्पर्श हो के होगा, तो इसलिए हम कंठ से जब स्पर्श हो के हो रहा है, इसलिए भी हम इसे स्पर्श कहेंगे। च का तालु से, त का दंत से, ट का मूर्धा से, प का ओष्ठ से। तो आप देख रहे हैं कि इनका अलग अलग जो उच्चारण स्थान है, ठीक है, उनसे स्पर्श होके ए वर्ण या ए ध्वनियां निकल रही हैं, तो इस वास्ते भी इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो मेरी बात से आप समझ गए होंगे कि स्पर्श क्यों कहेंगे। पहला जो मैंने बताया कि इसे स्पर्श इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्फोट के साथ, और स्फोट को आप बोलेंगे ना, स्फोट, 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 स्फोट कहते कहते आप क्या करेंगे, स्पर्श,
अस्फोट, अस्फोट, तो अस्फोट से सीधा क्या स्पर्श से तात्पर्य हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन। दूसरा वर्गीय समझ के, क्योंकि वर्ग के ताल्लुक में इधर से 5 है, इधर से 5 है, गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गुणे 5 करेंगे 25, इसलिए क्या हो गया वर्गीय व्यंजन। उदित व्यंजन, क्या नाम है उदित व्यंजन। उदित जो शब्द है ये संस्कृत का और संस्कृत भाषा से निकला है, और संस्कृत में इन स्पर्श व्यंजन को हम कहते हैं उदित व्यंजन। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा इन्हीं में जो आपकी पांचवा वर्ण है, कौन सा ये पांचवा वर्ण, इसी हम एक और नाम देते हैं पंचमा अक्षर। क्या नाम देते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है आपका पंचमा अक्षर, ठीक है, इसी को हम कहते हैं पंचमा अक्षर, या इसी को दूसरा एक और नाम देते हैं नासिक्य वर्ण। कौन सा नासिक्य वर्ण, ठीक है, इसी को हम नाम देते हैं पंचमा अक्षर या नासिक्य वर्ण। अंगयणनम को हम कहते हैं ये पांचवें अपने वर्ग के पांचवें श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं पंचमा अक्षर। और इनका जो उच्चारण होता है कहीं कहीं नाक के बल ज्यादा होता है और मुख के बल कम होता है, इसलिए हम इसे नासिक वर्ण भी कहते हैं। बोलिएगा अंगयणनम, तो आपके नाक में झंझनाहट उत्पन्न होगी, इसका मतलब ये जो आपके अंगयणनम हैं उनका उच्चारण नाक के बल ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम इसे नासिक वर्ण भी कहते हैं। अच्छा ये देखिएगा इसी में आपका च छ ज झ, ये आपके चार हैं च छ और ज छ, ये जो चार हैं इन्हें हम कहते हैं स्पर्श संघर्ष व्यंजन। इसको हम क्या कहते हैं भैया स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्ष व्यंजन, ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्यों, क्योंकि ये आप देखिए कि इन 25 वर्णों में आप सबको बोल लीजिए, लेकिन एक बार च छ ज झ को बोलेंगे तो कहीं कहीं इनको बोलने में संघर्ष ज्यादा लग रहा है, हमारी वायु क्या हो रही है अधिक खर्च हो रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। बोलिएगा साथ में कि च छ ज झ च छ ज झ। तो अब देखेंगे कि च छ ज झ को बोलने के लिए जो हमारी वायु है कहीं न कहीं एक ज्यादा स्फुट के साथ बाहर आ रही है, ठीक है, ज्यादा संघर्ष के साथ बाहर आ रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। पूछता है आपसे स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी 4, पंचमाक्षर की संख्या कितनी 5, नासिक वर्ण की संख्या कितनी 5, वही 5 वही 5 वही, ठीक है, तो ये बात अब कंठस्थ हो गई होगी, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे भैया आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन पे भी चर्चा करते हैं। अंतस्थ जो व्यंजनों की संख्या होती है कितनी होती है 4 होती है। अगर ये हो जाए ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर ये हो जाए तो फिर आगे हम चले अंतस्थ पे, अंतस्थ व्यंजनों की चर्चा करें। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं आपके 4 होते हैं। स्पर्श वर्गीय उदित एक ही नाम है। आंतरिक के अंतर्गत पहला हम पढ़ चुके हैं 25, इन 25 व्यंजनों को ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी 25, इसका दूसरा नाम वर्गीय, इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या नहीं है, इनमें से कौन सा वर्ड है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है, ऐसे में प्रश्न आपके पूछता रहता है, ठीक है। मैं उच्चारण स्थान आपको आगे बता दूंगा, इन सभी का उच्चारण स्थान आगे आपको मिलेगा एक चैप्टर कि 52 वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो 10 पंक्ति के माध्यम से मैं पूरा आपके उच्चारण स्थान 52 वर्णों का मैं कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ भी आपको उच्चारण स्थान देखना नहीं, कम देखिए लेकिन सटीक देखिए, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे चलें। आगे लिखिएगा अंतस्थ व्यंजन, अगला आपका आएगा क्या अंतस्थ व्यंजन। आंतरिक के अंतर्गत जो दूसरा आता है वो क्या होता है आपका अंतस्थ होता है। दूसरा आपका आएगा क्या भैया अंतः अस्थ, ठीक है, अंतः अस्थ। अंतः अस्थ में आपके होते हैं वर्णों की संख्या कितनी 4, य र ल और व, य र ल और व, इनकी संख्या होगी कितनी 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी 4। ये क्यों अंतस्थ है आपने कभी जाना,
इन्हें अंतस्थ या अंतःस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं कहीं न कहीं आपके जितने भी आपके व्यंजन हैं 33 मूल व्यंजन या कुल व्यंजन जितने 39 है, पहले तो उनके अंत मतलब अंतः में आते हैं। अंतः मतलब क्या, कहीं न कहीं आप देखेंगे बीच में इनका प्रयोग। दूसरी बात, ये इनका संधि से भी तात्पर्य है। किनसे? संधि से। देखेंगे य और वह आपके अयादि संधि में है, ठीक है। य और वह आपके अयादि संधि में है, और य और वह को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। यहीं पे हम क्या कहेंगे? य और वह को हम एक नाम देते हैं, क्या भैया? अर्धस्वर। क्या कहते हैं इन्हें? अर्धस्वर, ठीक है। य और वह को हम क्या कहते हैं भैया? अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है। य और वह को हम क्या कहेंगे? अर्धस्वर भी कहेंगे। यहीं पे जो आपका ल है ना, ल, और यहीं पे जो आपका र है, ठीक है। तो र को क्या कहा जाता है और ल को क्या कहा जाता है? तो जो ल है आपका, ये आपका पार्श्विक व्यंजन है। क्या है? पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन भैया? पार्श्विक व्यंजन ल। और र आपका क्या है भैया? तो र को हम क्या करते हैं? र आपका हो जाता है, ये तो पार्श्विक व्यंजन हो गया। और र को एक और नाम मिलता है, क्या होता है र का नाम भैया? तो अब वर्तस्य व्यंजन में ये नहीं आएंगे। वर्तस्य व्यंजन है आपके 4 आते हैं, वो 4 कौन कौन से होते हैं उनको भी बताएंगे। वर्तस्य व्यंजन इनका हम क्रम लिखाएंगे अभी, ठीक है। ये अर्धस्वर है, इसी में एक पूर्ण अर्धस्वर है, इसी में एक अर्ध पूर्ण अर्धस्वर है, ठीक है। तो ये संधि के आधार पे ये बांटे गए हैं पूर्ण अर्धस्वर और आपके पूर्ण पूर्ण अर्धस्वर, जो कि 2 ही अर्धस्वर होते हैं, यह और वह, ठीक है। ल को हम बता देंगे क्या है, ठीक है। बी फिलहाल इसमें को रहने दी। ल को हम कहेंगे, अरे हम बता, तू कहे रुक गया, ठीक है। अच्छा, आगे भैया अंतस्थ के बाद जो आता है आपका, ये 4 वर्ण के बाद एक आपके 4 आते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें जो आंतरिक व्यंजन के बाद आंतरिक में ही जो तीसरा भाग होता है, तीसरे की अगर मैं चर्चा करूं, अगर ये हो गया होगा तो तीसरे की मैं चर्चा करूं, तो तीसरा आपके अंतस्थ के बाद क्या है? तो अंतस्थ के बाद आपका जो लगा था आंतरिक में, आप देखेंगे ऊष्म है। क्या है? ऊष्म है। और ऊष्म की संख्या कितनी होती है? 4। क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 4। और ये 4 कौन कौन से हैं? तो स और ह। स, ये देखिए जो क्रम है ना, क्रम को भी ध्यान दीजिएगा। और ह, इन्हीं को हम ऊष्म व्यंजन करते हैं। इन ऊष्म में अगर मैं कहूँ, इसको तालव्य कहते हैं, इसे मूर्धा कहते हैं, इसे दंत कहते हैं, इसको कंठ कहते हैं, ठीक है। ये आपके अलग अलग इनके उच्चारण स्थान है। ये तालव्य, ये मूर्धा, ये दंत है, ये क्या आपके कंठ है, ठीक है। तो इसे हम ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं इन सभी वर्णों में इनका जो उच्चारण स्थान होता है, इनको बोलने से हमारे शरीर में या हमारे मुख में एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो गर्मी, ठीक है, एक ऊष्मी है। इसीलिए हम कहते हैं ऊष्मी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, स और ह, ठीक। आगे चलें। अच्छा, इसके बाद आपका भैया आता है ऊष्म के बाद। आप तो 3 देख चुके, पहला आप स्पर्श व्यंजन देखें, फिर उसके बाद अंतस्थ देखें, फिर उसके बाद ऊष्म देखें। ऊष्म के बाद ये आप देखेंगे 33 आप मूल व्यंजन देख चुके। ऊष्म के बाद आपका आता है क्या? आता है द्विगुणी, या इसको हम कहते हैं उच्छिप्त। क्या है भैया? नहीं, संयुक्त देख लें पहले। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हैं? तो पहला आपका होता है भैया क्या? छ, दूसरा त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। अच्छा, संयुक्त की जो बात होती है कि इसे संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि संयुक्त हम इसलिए कहते हैं कि जब 2 व्यंजनों के मध्य किसी भी स्वर का न होना ही क्या कहलाता है? संयुक्त कहलाता है। जैसे मैं संयुक्त का अगर निर्माण करूं तो क जमा स, त जमा
र, ज जमा य, श जमा र से इनका क्या होता है भैया, निर्माण होता है। अब देखेंगे इन दोनों व्यंजनों के मध्य क्या कोई भी स्वर की उपस्थिति है, किसी भी स्वर की उपस्थिति नहीं है। जब किसी भी स्वर की उपस्थिति दो व्यंजनों के मध्य नहीं होता है तो उसी को हम क्या कर देते हैं, संयुक्त करते हैं। बात समझिएगा, जब दो व्यंजनों के मध्य कोई भी स्वर न हो तो उसी को हम क्या करते हैं, संयुक्त करते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है कितनी, 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इनका निर्माण होता है दो व्यंजनों से, एक क से दूसरा स से। त्र का निर्माण त और र से, ज्ञ का निर्माण ज और य से, स्र का निर्माण तालव्य स और र से, है ना। ठीक, अब उसके बाद भैया आपका आता है द्विगुण व्यंजन। कौन सा, द्विगुण व्यंजन। अगर ये हो जाए तो ठीक है, आगे हम लिखें द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की चर्चा यहीं कर देते हैं। द्विगुण व्यंजन अगला आपका हो जाता है क्या भैया, द्विगुण या उच्छित, या उसी को हम कहेंगे ताड़नजात, या हम इसे कहेंगे झंकरित, झंकरित। ठीक है, इतने नामों से हम इसको जानेंगे। इसकी जो संख्या होती है तो कौन कौन से होते हैं, ड ढ ढ, ठीक है, ढ और ढ। इनका जो निर्माण होता है, ये जो द्विगुण व्यंजन है या उच्छित व्यंजन है, जो ताड़नजात है, जो झंकरित है, क्यों, पहले तो बात इसमें द्विगुण, दूसरी बात ये उच्छित है। क्या है, उच्छित, क्योंकि इनको बोलने के लिए आपको दो जगह करीब करीब कितना, आपके दो जगहों का, या आप कह सकते हैं कि आपके उच्चारण स्थान दो जगहों से होता है, एक ढ ढ, ठीक है, और ताड़नजात क्योंकि इनको बोलने के लिए हमारी जीभ में क्या होती है, ऐंठन हो जाती है। दूसरा, इनको बोलने के लिए हम क्या करते हैं, झंकरित, ठीक है, झंकरित, झंकरित मतलब समझ रहे हैं, झंकार उत्पन्न होता है। तो इसका जो निर्माण होता है कैसे होता है, इसको देखते हैं। इनके निर्माण की अगर मैं बात करूं, निर्माण में इसमें कौन कौन से सहायक हैं, तो पहला तो भैया इसमें ड, र और आपका ह, ठीक है, इसमें है भैया ढ, र और ह, ठीक है, इनसे इसका निर्माण होता है। ड, र, ह, ढ, र और ह से द्विगुण व्यंजन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, ये आपके द्विगुण में उच्चित हो गए, ताड़नजात हो गए, झंकरित हो गए, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके हो गए आंतरिक भाग। कौन से, आंतरिक भाग। अब आंतरिक भाग के बाद आपके आते हैं बाह्य व्यंजन। क्या आते हैं, वाह्य। अगर वाह्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो वाह्य आपके होते कितने, दो। एक होता है भैया आपका क्या, प्राणत्व के आधार पे, दूसरा क्या होता है आपका घोषत्व के आधार पे। जो प्राणत्व के आधार पे होता है वो कौन सा होता है भैया, तो अल्पप्राण और महाप्राण। और घोषत्व के आधार पे जो होता है क्या, वो आपका अघोष और सघोष। तो क्या इसकी चर्चा आज ही कर लिया जाए, तो अगर इसकी चर्चा आज ही कर लिया जाए तो कर लिया जाता है। ठीक, तो देखते हैं, बस मैं केवल इसके बारे में स्ट्रक्चर बना दूं। ठीक, तो चलिए मैं सघोष और अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण की चर्चा कल करूंगा। आज के लिए इतना ही, केवल आप देखिएगा आंतरिक व्यंजन।